Assalamu alaikum. Welcome to the channel Immigration and Litigation with Tariq. अब आपको शो का फॉर्मेट तो पता है। अगर आपका कोई भी सवाल है आप माइंड ना करें, आप चैट में लिख लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका जवाब दे दूं। कपल ऑफ थिंग्स जो मैं आप लोगों से मेंशन करना चाहता हूं, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं टिकटॉक पे ये पूरी ट्राई करूंगा कि इंस्टेड ऑफ मैं सिर्फ थर्सडे को शो करूं, जब भी मेरे पास टाइम हो मैं आप लोगों के लिए शो कर लूं। थैंक यू एवरीवन जो ज्वाइन कर रहे हैं। आई नो द वेदर इज़ रियली बैड इन लंदन, सो आई होप यू आर ड्रेस्ड वार्मली एंड यू हैव एन अम्ब्रेला विद यू अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है इमिग्रेशन के बारे में, जिसमें आप किसी कानून के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू कैन राइट दैट इन द चैट और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे दूँ। बस इस बात का ख्याल रखें कि क्योंकि बड़ा क्विक चैट जारी होती है, मुझे ज़रा टाइम लगता है उसको जवाब देने में। उसके अलावा आई होप जो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ आपको वो पसंद आ रही हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं, प्लीज़ आप मुझे बता दें। आई डू माई बेस्ट और मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इससे पहले मैं क्वेश्चंस लूँ या अगर कोई आता है तो ऑफ कोर्स आई स्टार्ट टेकिंग दैट। तो एक चीज़ मैं जिक्र करना चाह रहा था फ़ी वेवर का, बिकॉज आई एवरीबडी नोज कि FLR FP, ये किसी ने लिखा है वर्क वीज़ा अप्लाई 1.5, नो रिस्पॉन्स इनसाइड UK, complex mail recovery receive, complex mail receive next day। देखिए, अगर आपने स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई किया है तो आजकल होम ऑफिस कभी कभी उसका एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि आपके एम्प्लॉयर से वो कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ डोंट पैनिक। देखिए, मैं एक बात लोगों से कहता हूँ कि अगर वो स्किल वर्कर चाह रहे हैं, एवरीबडी वांट्स कि मेरी जल्दी वीज़ा आ जाए, जस्ट बी रिलैक्स्ड। खुदा न खास्ता अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, देन गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन और वो आपको बताएंगे कि क्या आपकी एप्लीकेशन में दम है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के अंदर। अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखें आई विल बी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। तो अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिख लें तो आई विल बी ग्रेटफुल। तो मेरे ख्याल से हमें ओके UKC ने कहा ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने जो सवाल किया आंसर दैट, सो आई होप यू आर ओके विद दैट। उसके अलावा अगर आप प्लीज़ चैट में लिखना चाह रहे हैं अपना सवाल, तो आई विल बी ग्रेटफुल कि अगर आप इंग्लिश में लिखें, देन आई डू माई बेस्ट। आपने कहा कि आपके पास रेफ्यूजी है। देखें शाह, वो डिपेंड करता है कि आपका जो रेफ्यूजी स्टेटस है वो इनिशली 5 इयर्स का होता है, जब होम ऑफिस रिकग्नाइज कर लेता है आपको एज रेफ्यूजी। जब वो 5 इयर्स पूरे हो जाते हैं फिर आपको इनडेफिनिट मिलता है। इनडेफिनिट के बाद इफ़ यू नॉट मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन, आपको 1 और साल वेट करना पड़ता है और उसके बाद आप नेशनैलिटी, जिसको हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, वो एप्लीकेशन डालते हैं और उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप ओथ ले लेते हैं यू आर अ ब्रिटिश सिटीजन, तो शाह आपने बोला मैं अफगान नेशनल हुआ है, मैं रेफ्यूजी, तो अगर आपको 5 ईयर का रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है भाई, देन इंडेफिनिट अप्लाई करो और फिर उसके बाद 1 ईयर वेट करके इफ़ यू नॉट मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन तो आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स द प्रोसेस। My fee waiver refund this month 17. I have 10 working days. When is last day? देखिए, मेरे पास अभी वो कैलकुलेटेड नहीं है। रादर देन मैं अज्यूम करूँ, मैं हमेशा होता है मैं गूगल पे जाके डेट कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, उसमें आज की डेट डालें करें प्लस 10 वर्किंग डेज, तो जो आपको एंड डेट मिलती है आप उसको कंसिडर करें एज योर एंड डेट। बस एक बात का ख्याल रखना कि ट्राई कि आप 10वें दिन अप्लाई ना करो। कभी कभी इंटरनेट फैसिलिटी डाउन हो जाती है और बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हमेशा 1-2 दिन का मार्जिन अपना रखना चाहिए आपको। तो प्लीज़ अगर आप 10th डे अप्लाई ना करो, थोड़ा पहले कर लो, आई विल बी ग्रेटफुल। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ स्टूडेंट कैन गेट नेशनैलिटी विदाउट मैरिंग अ ब्रिटिश? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें, स्टूडेंट के लिए तो पहले तो ये चीज़ है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे ही रहते हैं तो पहले तो आपको नेशनैलिटी से पहले इनडेफिनेट चाहिए। तो एक ज़माने में कानून स्टूडेंट के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि एक स्टूडेंट अपने 10 ईयर्स पूरे कर लेता था। जब एक स्टूडेंट अपने 10 साल पूरे कर लेता था तो फिर वो अप्लाई कर सकता था इनडेफिनेट, और इनडेफिनेट के 1 साल बाद वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता था फॉर देयर नेचुरलाइजेशन, जिसको हम नेशनैलिटी एप्लीकेशन बोलते हैं।
फिर उन्होंने कानून में तब्दीली लाई, उन्होंने कहा कि जी मास्टर्स ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट इतने साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो अब मेरे ख्याल से अभी भी क्वाइट ऑनेस्टली स्टूडेंट अपने एक तरीके से 10 ईयर्स पूरे कर सकते हैं मेरी नज़र में, स्पेशली अगर वो स्टूडेंट बैचलर से शुरू हो रहा है, अगर वो पीएचडी के अंदर जाए। बिकॉज देखें, पीएचडी कुछ सर्टन पीएचडीज जो होती हैं वो 4 ईयर्स की होती हैं, फिर आपको जो ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है पीएचडी के बाद वो भी 3 ईयर्स का होता है। और मैंने ये बात भी नोट की है कि एक दफ़ा आप अपनी अगर पीएचडी कर लें तो देन देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जिसको हम स्किल वर्कर वीज़ा बोलते हैं। आप लोग अभी भी वर्क परमिट बोलते हैं, लेकिन स्किल वर्कर वीज़ा बोलते हैं। देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आपको कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज पढ़ाने के लिए एकेडमिक साइड पे आपको जॉब दे दे। इस तरह मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मास्टर्स के बाद भी जॉब्स ली हुई हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में अपना मास्टर्स करते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जो मैं देखता हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में। मैं फील ये करता हूँ कि स्टूडेंट्स डिग्री बड़ी जेनेरिक करते हैं। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स से इंडिया पाकिस्तान से मिलता हूँ और मैं क्वाइट ऑनेस्टली कैंडिडली बोलूँगा कि वो बीएससी में एडमिशन लिया होता, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने बीएससी क्यों की, तो वो आगे से कहते हैं जी बस एजेंट ने कहा था ये डिग्री कर लो। तो प्लीज़ एज ए स्टूडेंट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बली कि आप देखो कि किस डिग्री में आगे पॉसिबिलिटी, आगे स्कोप है जॉब का, और वो डिग्री करो। जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये 2 साल 3 साल के आपके नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, उसके बाद एनएचएस में आपको जॉब मिल सकती है। आजकल एआई इज़, आप समझ लो कि एआई के अंदर बहुत स्कोप है जॉब्स का। तो अगर आपकी रेलेवेंट डिग्री है, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ स्किल वर्कर वीज़ा मिल जाए। लेकिन लोग जब जेनेरिक डिग्री करते हैं, वैसे जनरल डिग्री मीनिंग एमबीए करते हैं या सिंपल बैचलर्स करते हैं, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ एज ए स्टूडेंट इन बातों का ख्याल रखें। किसी ने भी लिखा है कि 10 ईयर FLRFP पे होम ऑफिस कितना टाइम ले रहा है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी क्योंकि होम ऑफिस ने रिसेंटली बोला इट कैन गो अप टू 1 ईयर, और नीचे स्टार्ट उन्होंने लिखा है कि ये भी हमारे पक्का टाइमिंग नहीं है। तो आजकल जो भी मेरे पास प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डालता है तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि 10 मंथ टू 12 मंथ अपना दिमाग में रखें। अगर जल्दी डिसीजन आ जाए तो एक्सेलेंट, अदरवाइज 12 मंथ आप रखें। इसलिए जो लोग ये एप्लीकेशंस डालते हैं FLRFP की, तो मैं उनको पहले से बोल देता हूँ कि अगर आपका प्लानिंग है ट्रैवल करने की तो प्लीज़ प्रीमियम सर्विस का सोचें। लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो बेहतर ये है कि फैमिली वालों को बैक होम बता दें हमारी एप्लीकेशन डलने लगी है, शायद हम 1 साल तक ट्रैवल ना कर पाएँ। तो अगर आपने कोई शादी वादी अरेंज करनी है वो आप पहले होके आ जाओ, या फिर उनको पहले से बता दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारी एप्लीकेशन क्योंकि 8-8 9-9 महीने पेंडिंग रहती है, हमारे एम्प्लॉयर को ये नहीं पता कि राइट टू वर्क कैसे चेक करना है। तो आई होप आपने अप्रिशिएट किया हो, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि राइट टू वर्क कैसे चेक होता है अगर आपने एप्लीकेशन डाली हुई और राइट टू वर्क आपका शेयर कोड से चेक नहीं हो रहा। किसी ने पूछा साकी ने हाउ मच टाइम फॉर नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन। साकी भाई आजकल दे आर टेकिंग आई वुड से 10 मंथ्स, ऑन एवरेज 10 मंथ्स तो लग रहा है। कैन चाइल्ड रजिस्टर एज ब्रिटिश इफ वन पेरेंट इनडेफिनेट। देखिए, वो डिपेंड करता है पहली बात कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। बिकॉज अगर बच्चा यूके में पैदा हुआ है तो बिल्कुल once one parent gets indefinite leave to remain, वो बच्चा विद इन एक सेक्शन है 3 सेक्शन का सब सेक्शन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसके थ्रू वो रजिस्टर कर सकता है एज ब्रिटिश सिटीजन अगर बच्चा यूके में पैदा हो। अगर बच्चा यूके से बाहर पैदा हुआ है तो देन यू अप्लाइंग डिस्क्रिशनरी लॉ, उसमें रूल, उसमें काफ़ी दूसरी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। हाउ मेनी टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एक दफ़ा होता है, अनलेस आपने पहली दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला, होम ऑफिस ने बोला हम ओरिजिनल केस को रिकन्सिडर करेंगे और वो दोबारा रिफ्यूज़ कर दें, तो जारी बात है जब वो दोबारा रिफ्यूज़ करते हैं आपको दोबारा मौका मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालने का। और एक दफ़ा जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आपका ख़त्म हो जाए वो चांस, तो फिर यू गो फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो ये बातें होती हैं। सर किसी ने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने असाइलम अप्लाई किया, व्हाट आर द चांसेस। देखें, पहली बात है कि मुझे पर्सनली तो नहीं पता आपके बारे में, बिकॉज मैंने आपका केस नहीं पढ़ा। लेकिन प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि असाइलम का मतलब क्या होता है। असाइलम का मतलब होता है मेरी जान को ख़तरा है। अब आपकी जान को ख़तरा हो सकता है
होम ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट एजेंट से या नॉन स्टेट एजेंट से. सो what do you mean by state agent? अब मैं क्योंकि लेट मी फॉर एग्जांपल गिव यू एग्जांपल, मैं पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल दे देता हूँ बिकॉज मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान से, बट आई नो इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल का भी, बट लेट्स गिव एन एग्जांपल फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान में ऑलरेडी होम ऑफिस की कोर्ट्स ने बोला हुआ है फॉर एग्जांपल कि अगर आप अहमदी हैं और आपको जो अहमदी एसोसिएशन है वहाँ से लेटर मिला हुआ है कि यू आर एन अहमदी, तो बिल्कुल आपकी जान को ख़तरा है. LGBTQ अगर आप फील ये करते हैं कि आपका जो एक्सपोजर है जब आप वापस जाएंगे उससे आप जिस तरीके से आप एक्ट करेंगे आपकी जान को ख़तरा है, तो बिल्कुल वो जेंडर में आजकल हो रहा है. उसके अलावा ज़ाहिरी बात है अगर आप सिंगल वुमन है तो पाकिस्तान का है, तो वो एक तरह से वो ऑलरेडी माने हुए हैं कि जी इन लोगों को प्रोटेक्शन कम मिलती है अगर वो ऑस्ट्रेसाइज सिंगल वुमन है. फिर नॉन स्टेट तो बेसिकली केस लॉज बने हुए हैं हर कंट्री के हिसाब से कि जी ये वाले क्लेम हैं, ये स्टेट की प्रोटेक्शन उसमें अवेलेबल नहीं है. फिर नॉन स्टेट एजेंट वो होते हैं जिसमें आप कहते हो कि वो जी मेरे फैमिली में हमारा प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों में या बहन भाई में या अननोन लोगों में जायदाद का एंड ऑल दैट. तो पहले तो ये इस्टेब्लिश करना होता है कि आपको स्टेट से ख़तरा है या नॉन स्टेट एजेंट से ख़तरा है, क्योंकि मैंने उस पर वीडियोज़ भी बहुत पहले बनाई थी 8-9 साल पहले, क्योंकि वो फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं. तो कहने का मतलब है कि इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. इस तरीके से मैं नहीं बता सकता कि हाँ जो आप अगर असाइलम करते हो तो आपके क्या चांसेस हैं, वो पूरा केस पढ़ना पड़ता है. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों के लिए करूँगा, मुझे जब टाइम मिला तो मैं शायद असाइलम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, so that might be helpful for all of you. किसी ने कहा हाई फॉर इंडेफिनेट एप्लीकेशंस डू आई सबमिट माय बैंक स्टेटमेंट. देखें जहाँ तक बात है इंडेफिनेट एप्लीकेशन की, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चेकलिस्ट एक निकलती है, आप चेकलिस्ट को देखो. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टर्न अराउंड एंड से हाँ ये डॉक्यूमेंट चाहिए. तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन डालोगे आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, उस चेकलिस्ट के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं. और अगर सर्टन डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो कवरिंग लेटर में आपने एक्सप्लेन करना है. किसी ने बोला कि स्पाउस वीज़े का थ्रेशोल्ड क्या है. स्पाउस वीज़े का आजकल थ्रेशोल्ड 29,000 है. बाकी एडिक्वेट मेंटेनेंस वाला फॉर्मूला मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, आई होप आपको पसंद आई हो. बस एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे अगर आप उसको एडवर्टाइज करेंगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू. किसी ने कहा कि व्हाट इंग्लिश टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पाउस वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान. देखिए जी, कोई भी स्पाउस वीज़े पे हमारे मुल्क में आ रहा है E1 लेवल का टेस्ट चाहिए होता है, एक्सटेंशन पे A2 लेवल चाहिए होता है और फिर इंडेफिनेट पे B2. अगर आपने मेरी वीडियो देखी कुछ रिसेंटली मेरे साथ एक एपिसोड हुआ था, हमारे कोई मतलब आई न्यू समवन जिन्होंने किसी को इंट्रोड्यूस कराया था तो उनका B1 टेस्ट का इशू हुआ था. तो मैंने फिर सोचा कि मैं उसके ऊपर एक आपके लिए एक तरह से एक वीडियो बना लूँ कि व्हाट पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं B1 टेस्ट के लिए. तो A1 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान से आने के लिए. तो ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से आ रहे होते हैं वो IELTS ही करते हैं. अदरवाइज़ एक दो और भी सेंटर्स हैं जो करते हैं टेस्ट. आई अपोलोजाइज़, मेरे अभी दिमाग में नहीं कि कौन कौन से पाकिस्तान से टेस्ट हैं. देखिए लैंगसर्ट है, आई थिंक पाकिस्तान में है, बट बेहतर ये कि अगर आप मुझे बाद में रब्ता करें तो आई कुड फाइंड आउट द एग्जैक्ट लिस्ट. लेकिन IELTS इज़ द मोस्ट पॉपुलर. और जो लेवल चाहिए स्पाउस वीज़े के लिए वो A1 चाहिए, अनलेस आपके स्पाउस ने इंग्लिश में बैचलर्स UK इक्विवेलेंट किया तो फिर वो एक्टर्स जिसको हम पहले UK नारिक बोलते थे उनके थ्रू आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए. किसी ने कहा व्हाट हैपेंस जब ट्राइब्यूनल होम ऑफिस को कहता है टू रिकंसिडर द केस. देखें मेरे पास फैक्ट्स तो नहीं है केस के, बट बिकॉज आई गो टू ट्राइब्यूनल कोर्ट्स वगैरह में जाता हूँ तो आई कैन टेल यू कि अगर रिकंसिडरेशन बोली गई है तो जारी बात है होम ऑफिस नए तरीके से उस केस को देखेगा. कभी कभी हमें खुद पता होता है कि रिकंसिडरेशन का मतलब ये है कि होम ऑफिस अब वीज़ा देगा, लेकिन आई एम नॉट प्रिवी टू योर केस, तो मुझे ये नहीं पता. इट कुड भी खुदा न खास्ता कि होम ऑफिस दोबारा रिफ्यूज़ भी कर सकता है. तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे जाके केस के ट्राइब्यूनल ने ये बोला कि रिकंसिडर करें. तो प्लीज़ डोंट थिंक इसका मतलब है कि हर हाल में वीज़ा मिल जाएगा. डिपेंड्स कि किस स्टेज में का एंड उनके ऊपर है. किसी ने पूछा पोलीगामी रूल्स इन UK. देखिए डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ पूछ रहे हैं. अब एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है, जो प्रॉब्लम होती है UK के अंदर, कि लोगों की पोलीगोमस रिलेशनशिप होती है और जब वो अपनी पार्टनर से UK के अंदर
डिवोर्स ले लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी वाइफ को कैसे बुलाएं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, बिकॉज उनकी रिलेशनशिप पोलीगोमस होती है और जाहिर बात है कि वो उनके साथ दोबारा शादी नहीं कर सकते। तो उसका बड़ा आसान हल है, वो ये है कि आप जेन्युइनली होम ऑफिस को बताएं कि ये मेरी पोलीगोमस रिलेशनशिप है। अब पहले मैं पोलीगोमस का मतलब बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ कि ये पोलीगोमस मेरी रिलेशनशिप है, मैं उनसे पाकिस्तान में दोबारा शादी नहीं कर सकता बिकॉज हमारी रिलीजन इसको और हमारा जो लॉ है, कानून है, वो अप्लाई होता है, उसको इजाज़त नहीं देता। तो और आप इस शादी को रिकग्नाइज नहीं करोगे बिकॉज इट्स अ पोलीगोमस रिलेशनशिप। तो व्हाट आई कुड डू इज़ कि मैं उनको फियांसे वीज़े पे बुला लेता हूँ और मैं यहाँ आके उनसे शादी कर लूँगा, बिकॉज यूके गवर्नमेंट की जो मैरिज होती है रजिस्ट्रार के पास, वो इम्पैक्ट नहीं करेगी मेरी इस्लामिक मैरिज को। तो फिर मैं उस मैरिज की बेसिस पे इनका स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दूँगा। तो दिस इज़ ए टेक्निकल सोल्यूशन। सारी बात है, होम ऑफिस विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी करते हैं, बट दैट इज द, आप समझ लें, ट्रूथफुल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि जारी बात है, पोलीगोमस रिलेशनशिप ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने यूके में शादी की हुई है एंड देन यू गो बैक टू योर होम कंट्री और आप वहाँ एक और शादी कर लेते हैं। अब क्योंकि वो आपकी सेकंड मैरिज है, होम ऑफिस ये कहता है कि हम आपकी सिर्फ एक मैरिज को रिकग्नाइज करेंगे जो पहली वाली होगी, सेकंड मैरिज हमारे लिए इज़ अ पोलीगोमस मैरिज और हम इमिग्रेशन कवानीन में पोलीगोमस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जारी बात है, अब अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट जो आपके पास पड़ा हुआ है वो एक्सेप्टेड नहीं है तो आप स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे? तो फियांसे वीज़ा इज़ दी ऑप्शन। जारी बात है, अनमैरिड पार्टनर भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें फिर होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि यू फ्री फ्रॉम योर करंट रिलेशनशिप एंड देन ओनली वील एक्सेप्ट अनमैरिड पार्टनर। तो जारी बात है, वो पहले आपकी डिवोर्स होगी, फिर आप 2 साल रिलेशनशिप में होगे, उधर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यू लिविंग इन इंग्लैंड, योर पोलीगोमस वाइफ इज़ बैक होम, तो उधर फिर रिलेशनशिप प्रूव करने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फियांसे वीज़ा is technically a way forward. It could be very complicated. So please, जो मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ इसको इमिग्रेशन एडवाइस ना समझा, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर आपको इमिग्रेशन स्पेसिफिक कोई चीज़ चाहिए, you'll get in touch with me, फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन मेरा भी मतलब है, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया कानून की नज़र में, just to give you some information. Amin, Mohammed Amin कहते हैं I've applied for 11 months for citizenship. Is the 10 February law apply to me? अमीन भाई, आई होप आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होते तो आपने ये सवाल ना किया होता। तो दैट मीन्स आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे इस वक्त। सो प्लीज़, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उनको देखा करें, आई विल बी ग्रेटफुल। लेकिन उस वीडियो में मैंने मेंशन किया, मैंने नहीं, होम ऑफिस ने ये बोला अपनी पॉलिसी में कि जो 10 फरवरी के बाद अप्लाई करेंगे उन पर यह कानून अप्लाई होगा। और एक बात मैं भी बता दूं कि मेरी नज़र में ये कानून कोर्ट में चैलेंज होगा, वैसे ऐसे कानून ये पॉलिसी कोर्ट में चैलेंज होगी, और मेरे ख्याल से या ये विल गो टूवर्ड्स प्राइमरी लेजिस्लेशन, यानी कि इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होगा पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए, बिकॉज ये अभी पॉलिसी में इंट्रोड्यूस हुआ है, विच आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ स्टैंडिंग। डिपेंड करता है कोर्ट में लीगल आर्ग्यूमेंट जो भी इसको चैलेंज करेगा वो क्या देता है। After spouse visa, what's the maximum time to enter the UK? Good question, Saj. Saj, मुझे अभी याद नहीं, I think it's 60 या 90 days. Please don't quote me on it. मुझे अभी याद नहीं है भाई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो भी पीरियड है, अगर उस पीरियड के अंदर आपकी स्पाउस नहीं आ सकती, वो £154 की एक अलग फ़ीस होती है, उससे आप अपने पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ उनको एक्सटेंड ना करें, पीरियड के अंदर ही बुला लें। वो आया 60 डे या 90 डे, मुझे अभी याद नहीं है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। प्रिंस ने कहा SAR, प्लीज पिक अप ऑन गेस्ट, आई हैव वन क्विक क्वेश्चन। आई अपोलोजाइज अगर आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने अब अपना फॉर्मेट चेंज कर लिया है, अब मैं शो करता हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, तो मैं इसमें कॉल्स नहीं ले सकता। तो प्लीज़ अगर आप माइंड ना करें, नीचे मैसेज लिखें, आई आंसर दैट। लेकिन उसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने बड़ा एक सिंपल अपॉइंटमेंट का तरीका टेलीफोन का रखा हुआ है, या आप इन पर्सन आ सकते हैं इस शो के अलावा, एंड यू कैन गेट इन टच विद मी, आई विल बी ग्रेटफुल। किसी ने कहा कि आई वांट अप्लाई फॉर स्पाउस वीज़ा, आई डोंट हैव परमानेंट जॉब, कैन आई अप्लाई फॉर स्पाउस? देखें, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का। अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते और आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर सारा डिपेंड इस पे होता है कि डू यू वांट टू स्पेंड दैट मनी, बिकॉज क्या पता होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दे, आप कोर्ट में जाएं। कोर्ट में आजकल एंट्री क्लियरेंस की जो हेयरिंग है वो ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स के बाद आ रही है।
तो मैं लोगों को ये मुड़ के कहता हूँ कि वाई यू स्पेंडिंग ऑल दिस मनी। चलो अब हाँ एक बात है विच आई वाज सरप्राइज लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो कि स्पाउस वीजे पे फी वेवर भी एंट्री क्लियरेंस पे, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ देखो आप ऑलमोस्ट 3,500 अप्लाई स्पेंड करोगे विदाउट द लीगल कॉस्ट, 3,000 स्पाउस वीजे के लिए, फिर अनदर आप 3,500 कोर्ट में स्पेंड करोगे लीगल कॉस्ट। तो उससे तो बेहतर है 1 साल बाद हेयरिंग आनी है कि आप कोई जॉब हासिल कर लो, 6 महीने वेट करो एंड देन यू कैन कॉल योर स्पाउस होपफुली। तो प्लीज़ आप इस बात का ख्याल रखें व्हेन कंसिडरिंग एनी चांस ऑफ डिपेंडेंट चाइल्ड रिफ्यूज़ल। आई थिंक ऊपर आपका मैसेज चला गया, लेकिन देखें अ लॉट ऑफ पीपल जो स्पाउस वीज़े पे स्पाउस पे या समझें स्किल वर्कर पे यहाँ बैठे हैं वो अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन बुला रहे हैं। इट मैटर्स अ लॉट कि चिल्ड्रन के बायोलॉजिकल फादर किधर हैं। तो प्लीज़ इस बात को ख्याल रखें बिकॉज एक अलग कानून अप्लाई होता है इफ़ यू आर अ सिंगल मदर हेयर एंड यू आर कॉलिंग योर चाइल्ड ओवर, चाहे आप स्पाउस वीज़े पे हैं चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं। तो प्लीज़ इस बात का अप्लाई करने से पहले ख्याल रखें। तो मेरा ये शो का फॉर्मेट नहीं है कि मैं आपके साथ आपकी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करूँ, पूछूँ कि जी ये कानून है तो क्या ये आप पे अप्लाई होता है या नहीं। लेकिन अगर आपने एक बड़ा केस स्पेसिफिक मुझसे पूछना है, गेट इन टच विद मी, हमारे अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, देन आई कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड देन मैं आपको बता सकता हूँ कि आया आपकी जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आप बच्चे को बुला सकते हैं या नहीं। किसी ने पूछा मेरे कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया है, कितना टाइम है। तो होम ऑफिस आपको कांटेक्ट करता है, फिर वो आपको 60 डे का टाइम देता है। प्लीज़ आप ये कोशिश करें कि अपना रेगुलर चेक करें ऑनलाइन अपना ई वीज़ा, ताकि अगर 60 डे का टाइम शुरू हो गया और आपको नोटिफिकेशन नहीं आई तो कम से कम अगर आप रेगुलर चेक कर रहे हो अपना ई वीज़ा स्टेटस, आप फिर वो देख सकते हो। किसी ने लिखा है सर, अतिया खान लिखते ओ सॉरी आपका ऊपर गुजर गया। इनोसेंट थॉट सकते कैन चाइल्ड अप्लाई फॉर इनडेफिनेट और नेचुरलाइजेशन। देखिए जी पहली बात है कि बच्चे की नेशनलाइजेशन नहीं होती, बच्चे की रजिस्ट्रेशन होती है। अनलेस बच्चा माँ बाप में से किसी एक एप्लीकेशन में डिपेंडेंट जा रहा है तो जारी बात है नेशनलाइजेशन माँ बाप की एप्लीकेशन है, उसके नीचे डिपेंडेंट कॉलम है, बच्चा उसमें ऐड हो रहा है, टेक्निकली वो भी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आप कहते हो जी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन में, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन होती है। तो बिल्कुल बच्चा इंडेफिनेट भी अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकता है, बट डिपेंडेंट ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऑफकोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मुझे नहीं अभी पता, बिकॉज उसके लिए आपसे बात करनी पड़ेगी। किसी ने लिखा है, आइजक ने लिखा है सर कैन आई गेट सेल्फ स्पॉन्सर्ड ऑन ईबे लिमिटेड। देखिए मैं आपको एक बड़ी फ्रेंकली बात बोलता हूँ एंड आई नो आई विल बी वेरी अनपॉपुलर अबाउट दिस, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ स्पॉन्सरशिप। कोई होम ऑफिस में कैटेगरी नहीं है सेल्फ स्पॉन्सरशिप की। मैं अपने कई दफ़ा शो में कह चुका हूँ कि मैं बड़ा डिटेल में इसके बारे में ये नहीं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बिकॉज आई एम गोना अपसेट अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आई एम शॉक्ड कि लोग कैसे सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़े की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज सेल्फ स्पॉन्सरशिप एंड दैट इज़ द एंड ऑफ मैटर। मैं इस पर बड़ा कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर कि जस्ट मूव ऑन। लेकिन सर देयर इज़ नो सच थिंग एज सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा। आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके देख लें, देयर इज़ नो सच थिंग। सो लेकिन मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बिकॉज आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ अबाउट दैट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई सवाल है राइट ऑन दी आप यहाँ चैट में लिख लेना, डू माई बेस्ट टू आंसर दैट एंड थैंक यू सो मच जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट हैव टू फिक्स दिस। ओके जी। So like I said, sorry किसी ने लिखा है कि सर my asylum accepted 2 years ago but my e-visa is showing decision। किसी ने कहा मेरा asylum accept हुआ है but मेरा e-visa is showing the wrong decision। बिल्कुल आप होम ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा ई-वीज़ा का जो स्टेटस है वो करेक्ट शो नहीं हो रहा। होम ऑफिस विल करेक्ट दैट, लेकिन उसमें आजकल दे टेकिंग 4 to 6 weeks, तो उसमें टाइम लग रहा है। इफ़ यू वांट समथिंग टू बी डन क्विकर बिकॉज होम ऑफिस ने 4-6 weeks ऑलरेडी कर ली और कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर एमपी और अपने एमपी को बोलें कि वो होम ऑफिस को कॉन्टैक्ट करे, थिंग्स वुड गेट क्विकर। किसी ने कहा कि मेरे बच्चे को राइट ऑफ अबॉर्ट मिल गया है, तो
वो उन्होंने कैस आपको ऑलरेडी राइट ऑफ अबॉर्ड में कंफर्मेशन लिखी होगी, मेरे पास अभी वो आपका लेटर नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता कि आपने किस बेसिस पे राइट ऑफ अबॉर्ड अप्लाई किया और उसके जवाब में होम ऑफिस ने क्या लिखा है, बिकॉज वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने वो चेक किया था कि इज़ ही ब्रिटिश बाय बर्थ और उन्होंने उसको वेरीफाई करके दिया, देन ऑफ कोर्स द चाइल्ड इज़ ब्रिटिश सिटीजन, आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट विदाउट रीडिंग the right of a board application and the decision is very difficult when you say anything. लेकिन अगर होम ऑफिस ने एक्सेप्ट किया कि बच्चा ब्रिटिश है बाय बर्थ, उसकी नेशनैलिटी को एक्सेप्ट किया, देन जाहिर बात है आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट प्लीज़ डोंट गो ऑन दैट बिकॉज मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, अनलेस आई रीड देम इट्स वेरी डिफिकल्ट। किसी ने कहा गर्ल केम ऑन स्पाउस वीज़ा, स्पाउस चीट हर, ही इज़ गे, शी इज़ नॉट लिविंग विद हिम, व्हाट कैन शी डू? देखें अदील, वो बड़ा डिपेंड करता है कि लड़की किस कंट्री से है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान से है तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अगर वो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से है उसके पास डिफरेंट ऑप्शन है। क्यों मैंने पाकिस्तान को साइड पे किया है फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल? बिकॉज पाकिस्तान में एक केस लॉ है जो ये बोलता है कि अगर कोई वुमन ऑस्ट्रेसाइज्ड होगी है तो वो असाइलम क्लेम कर सकती है। पाकिस्तान की कंट्री गाइडेंस में लिखा हुआ है कि सिंगल वुमन के लिए या ऐसी वुमन के लिए जो सिंगल रहना चाहती है उसके लिए आप समझ लें उसके लिए सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स हैं पाकिस्तान में रहने के लिए, बट वो केस बाय केस मैटर करता है। तो कहने का मतलब अगर कोई पाकिस्तानी है तो एज अ सिंगल वुमन या एज अ वुमन जो सेपरेट होगी अपने हस्बैंड से, डिपेंडिंग ऑन उनको फैमिली से सपोर्ट किया है, उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं टू मेक द एप्लीकेशन देन समबडी फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, चाइना एक्सेट्रा, बिकॉज पाकिस्तान का जो केस लॉ है और जो उनकी कंट्री गाइडेंस है। इसलिए मैंने पूछा कि वुमन डिपेंड करता है किस कंट्री से। सर स्पाउस राजपूत ने लिखा है इंटरव्यू आफ्टर सेटलमेंट हाउ लॉन्ग शुड वी गेट द डिसीजन? किसी ने अभी राजपूत ने लिखा उनका इंटरव्यू है कि एप्लीकेशन में कितना टाइम लगेगा, डिपेंड करता है क्योंकि इंटरव्यू अगर हो गया देन दे वेरी क्विक। तो इंटरव्यू के बाद नॉर्मली ये देखने में आया कि 4 months के अंदर डिसीजन आ जाता है। If British father has wife in Pakistan and she has Pakistani passport, the baby born in Pakistan. बिल्कुल, अगर आपका जो फादर है ब्रिटिश, अगर वो नेचुरलाइज्ड हुए हैं एज ब्रिटिश सिटीजन, तो जो उनके बच्चे पैदा हुए हैं अब्रॉड वो ब्रिटिश बाय बर्थ हैं, तो एक दफ़ा जब आपको वो कंफर्मेशन मिल जाए तो वो बच्चे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जारी बात है कि कभी कभी होम ऑफिस डॉक्यूमेंट्स मांगता है पेरेंट्स के, इन दिस केस फादर के, तो वो फिर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर किसी वजह से वो डॉक्यूमेंट आप नहीं प्रोवाइड कर सकते या आपका जो पार्टनर है वो नहीं दे रहा, तो फिर मोस्ट लाइकली आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा यूके में और उनको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी ताकि वो कंपेल करें आपके पार्टनर को कि वो अपनी आईडी बच्चे के लिए पेश करके दें। नूरी ने कहा स्टिल मैरिड इन यूके, हस्बैंड कॉल हिज सेकंड वाइफ एंड चाइल्ड फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए नूरी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी अगर यूके में शादी हुई है फॉर एग्जांपल, और यूके की शादी के बाद आपने पाकिस्तान में शादी की है, तो वो शादी पोलीगोमस मैरिज है। पोलीगोमस मैरिज की जो वाइफ हैं उनको स्पाउस वीज़े पे नहीं बुलाया जा सकता, बिकॉज होम ऑफिस कहते हैं आप एक वक्त में एक बीवी रख सकते हैं और वही बीवी आप अपना इमिग्रेशन में आती है। लेकिन अगर आपकी वो बीवी पोलीगोमस रिलेशनशिप से है तो वो होम ऑफिस को प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर आपकी शादी पहले हुई थी और उनकी फिर शादी यूके में हुई है तो यूके वाली उनकी शादी पोलीगोमस है। अगर किसी भी तरह का उनको वीज़ा मिला उस यूके वाली शादी से तो वो होम ऑफिस की नज़र में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में आता है, बिकॉज पोलीगोमस रिलेशनशिप से उन्होंने उस वो वीज़ा हासिल किया। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप उनसे कहाँ शुरू हुई थी, आर यू पोलीगोमस या उनकी यूके वाली रिलेशनशिप इज पोलीगोमस। और वो उसी सूरत में होम ऑफिस कहता है क्योंकि अगर उसकी बेसिस पे उनको वीज़े मिले हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल बात हो जाती है। हैदर लिखते हैं एनी चांस फॉर लीगल हु इज़ बिन हियर 13 years। हैदर, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है लेस देन 20 years के ऊपर, बहुत मुश्किल है हैदर, बहुत मुश्किल है। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कहते हैं जी हमारी मेंटल हेल्थ, फॉर एग्जांपल अभी हमारे 20 years नहीं हुए लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं हमें। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि येस मेंटल हेल्थ में पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले मुझे अपना डायग्नोसिस दिखाएं, मुझे अपना केयर प्लान बताएं, उस केयर प्लान की जो दवाइयाँ, मतलब आपको जो दवाइयाँ मिल रही है और जो केयर प्लान या जो आपको सपोर्ट मिल रही है NHS से, उसको कंपेयर कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो फ्री है या नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, एंड ओनली देन आप
क्लेम डाल सकते हैं मेंटल हेल्थ का या हेल्थ प्रॉब्लम्स का इफ़ अंडर 20 ईयर्स। अदरवाइज अगर आप मेरी वीडियो भी देखें, वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का जो बार है वो बड़ा हाई है, अनलेस फॉर एग्जांपल यूर अ सिंगल वुमन फ्रॉम पाकिस्तान, इवन मैरिड लेकिन अब सेपरेटेड है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस बार मीट हो सकता है, वो भी अगेन सब्जेक्टिवली देखना पड़ता है केस को। अदरवाइज द बार इज़ रियली हाई। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी का भी नहीं हो सकता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सनल सर्कमस्टांसेस, जो कि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इस शो का ये फॉर्मेट नहीं है। अब किसी ने लिखा है आप यू वर द फर्स्ट वाइफ। देखिए, अगर आप पहली वाइफ थी और उन्होंने यूके में आके फिर शादी की है तो यूके वाली उनकी मैरिज इज पोलीगोमस, तो उस मैरिज पे अगर उनको कोई आगे जाके वीज़ा मिला है तो वो फिर काफ़ी सीरियस मैटर है उनके लिए इमिग्रेशन का, बिकॉज उस मैरिज की बेसिस पे उनको कोई यहाँ स्टेटस वगैरह नहीं मिल सकता, बिकॉज दैट वाज अ पोलीगोमस रिलेशनशिप। तो मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे फैक्ट्स नहीं पता केस के, तो अगर आप बाद में अपॉइंटमेंट बना लें तो वी कैन हैव अ अपॉइंटमेंट। स्टैनली कहती हैं आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग माई मदर फॉर अ विजिट, पेपर वर्क नीड टू बी अप्लाइड फ्रॉम इंडिया और यूके। देखो स्टैनली, पहली बात होती है एप्लीकेशन मदर की है, यू कैन लॉग इन टू, इट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एनी वेयर आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हो। जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो सकते हैं और आपकी मदर जहाँ अपॉइंटमेंट जाएंगी सेंटर, वहाँ डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। तो ज़्यादातर हम लोगों से यही कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, बिकॉज सारी बात है अगर आपकी मदर है, यू डोंट वांट टू कैरिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, और आपकी तरफ से सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर और थोड़ा इनकम की डिटेल्स जाननी है, मेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होगा ही मदर की तरफ से। तो अगर आप वो मदर की हेल्प करके कोलेट कर रहे हो, उनको इकट्ठा कर रहे हो, तो अगर वो PDF करवा लो कहीं से, किसी दोस्त यार को अपना बोल के, स्टैनली कोई आपके फ्रेंड्स होंगे कि यार मदर की हेल्प करके इनको स्कैन कर दो, यू कैन अपलोड देम फॉर योर मदर। अदरवाइज फिर मदर हैज़ टू टेक दोज डॉक्यूमेंट्स विद हर टू द सेंटर। किसी ने लिखा है चाइल्ड 7 years इन द यूके बॉर्न विल दे गेट ब्रिटिश पासपोर्ट। बिल्कुल ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है, लेकिन पहली तो बात यह कि द चाइल्ड हैज़ लिव्ड हियर फॉर 7 years, तो पहले तो इंडेफिनेटली या एक ही दफ़ा जब वो 10 years का हो जाए तो वो रजिस्टर हो सकता है एज ब्रिटिश सिटीज़न। अगर आप उससे पहले अप्लाई करते हैं तो फिर आप डिस्क्रेशन पे अप्लाई कर रहे हैं इंडेफिनेट के बाद, तो वो वैसे ही डिस्क्रेशन के अलावा लोग कहते हैं तारिक भी अगर इसमें चांस है कि शायद होम ऑफिस ना दे, 8वां साल पे हम अप्लाई करें तो बेहतर ये विल वेट 1 more year, और हम फिर जब बच्चा 10 years का हो जाएगा तो हम नेशनैलिटी उसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे एज ब्रिटिश सिटीज़न। के गुड क्वेश्चन, डूइंग फी वेवर डज इट इफेक्ट वीज़ा? बिल्कुल भी नहीं। के लॉट ऑफ पीपल हैव सेड टू मी तारिक भाई हम इसलिए फी वेवर नहीं करना चाहते कि एक हमारा के वीज़े पे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और सेकंड मोस्ट पॉपुलर की हमारी तो इनकम है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट डजेंट मैटर अगर आपकी इनकम है, व्हाट मैटर्स कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है एट द एंड ऑफ द मंथ। आई डन फी वेवर जिसमें लोग फुल सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है कि उन लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं है एंड में, एंड दे कांट अफोर्ड कि वो फिर फ़ी दे सके, बिकॉज फ़ी इज़ एक्सपेंसिव। Are the rules on people applying for citizenship after getting indefinite changing in April? I don't know किस रेफरेंस से आप बात कर रहे हो, तो मे बी मैंने कुछ पढ़ा हो लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक रेफरेंस से बात कर रहे हो तो मेरा शायद समथिंग कम्स टू माइंड, आप प्लीज़ वो पूछ लो, बट जेनेरिकली पूछना कि तारिक भाई अप्रैल में क्या कवानीन चेंज आ रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं ब्रिंग इट टू द फ्रंट ऑफ माई माइंड, बिकॉज मैं इतनी रीडिंग करता हूँ, और यकीन करें इतनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतना ज़्यादा रूल्स की डिफरेंट अमेंडमेंट्स होती हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप अनलेस कोई स्पेसिफिकली पूछे। दैन कभी कभी कुछ मुझे याद होता है, कुछ आई गो बैक एंड चेक अगेन फॉर यू गाइज एंड देन आई मेंशन ऑन द नेक्स्ट। तो इस तरह की बात होती है। ओके, मेरा प्लान भी ये था कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर आई थिंक हाउ लॉन्ग डिड वी डू दिस। मेरा प्लान ये था कि आई बी विद यू फॉर लाइक हाफ एन आवर। आई थिंक वी मैनेज टू डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जाने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सारों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो अगर आपको मेरा कोई शो पसंद आता है या आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ पुट दैट ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। उसके अलावा इट्स वेरी इजी टू गेट होल्ड ऑफ मी। मेरी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑन दी वेब पेज, आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इट्स ऑल्सो अंडरनीथ आवर ओन चैनल। आप मुझसे रब्ता कर लो। देयर इज़ अ अपॉइंटमेंट सिस्टम आई हैव, अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, और यू कैन कम इन एंड टॉक टू मी इन पर्सन। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं या मैं आपको
आपका केस आपका रिप्रेजेंट करूँ, गेट इन टच विद मी। मैंने एक नई चीज़ अभी शुरू करने लगा हूँ, जिस तरह बल्कि ये जो मैंने शुरू कर लिया कि मैं टिकटॉक पे रादर देन डूइंग जो मैं स्टूडियो पे कर रहा था, वो हमारा एक ऑनलाइन स्टूडियो होता है, आई एम जस्ट गोना डू दिस रैंडमली। और मेरा प्लान ये है कि मैं यूट्यूब को अब इसी तरह आगे जाके करूँगा। मैंने रिसेंटली फेसबुक पे भी सेटअप किया है कि हम शायद लाइव शो करें इसी तरीके से, तो आई एम गोना रैंडमली डू दैट वन डे। सो आई होप कि यू कम ऑन बोर्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं। एंड ऑफ कोर्स गेट इन टच विद मी इफ़ यू वांट मी टू रिप्रेजेंट यू, या यू हैव अदर क्वेश्चंस व्हिच आई वाज अनएबल टू आंसर। थैंक यू सो मच, लुक आफ्टर योर सेल्फ। अगेन, जिस तरह मैंने आपको बोला कि होपफुली हम रेगुलरली मिलते रहेंगे हर फॉर्मेट के ऊपर लाइक दिस, तो आई एम होपिंग कि आई विल बी इन टच विद यू सून अगेन। अदरवाइज आपको पता है वेयर आई एम, यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।